चले दोस्तों, आज का नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक शानदार जानदार चीज देखेंगे जिससे पता लगेगा कि भाई अगला टॉपिक किस, है ना, हाँ, किस चीज के इर्द गिर्द घूमेगा। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। आपने क्या कहा? हर आदमी में ऊपर जाने वाली क्वालिटी होती है और नीचे जाने वाली, और जो रास्ता वो मैंने तो नीचे जाने वाला रास्ता लिया था क्योंकि आपने कोई रास्ता छोड़ा नहीं था। मुझे तो कुछ नहीं आता था सर, लेकिन करते करते पता चला कि बिजनेस में कोई चालाकी, कोई स्कीम, कोई जादू नहीं है। तो बस एक चीज, लोग। बिजनेस कोई स्कीम, कोई चालाकी, कोई जादू नहीं है। बिजनेस है तो सिर्फ ना, सुनो ध्यान से। मुझे तो कुछ नहीं आता था सर, लेकिन करते करते पता चला कि बिजनेस में कोई चालाकी, कोई स्कीम, कोई जादू नहीं है। तो बस एक चीज, लोग जो आपके साथ काम करते हैं, जो आपके कस्टमर हैं। और आप खुद कभी लोग देखें, आप तो सिर्फ नंबर देखें, किसने कितने नंबर अचीव किए, किसने कितने टारगेट्स तोड़े। और मुझे तो सोच से नंबर नहीं समझ में आते थे। मुझे हमेशा लोग ही थे, कौन खुश है, कौन दुखी, कौन क्या काम अच्छा कर सकता है, किसको किस काम में मजा आता है। कमाल की बात पता है क्या सर, जब लोग खुश होते हैं नंबर अपने आप बढ़ने लगते हैं, क्योंकि बिजनेस नंबर नहीं, बिजनेस लोग हैं, सिर्फ लोग। हाँ जी भैया बताओ, बिजनेस नंबर नहीं है, बिजनेस सिर्फ क्या है, लोग है ना। इसलिए तुम्हारी कॉमिक्स में भी मैंने यही लगा रखा है। अपनी कॉमिक खोल के देखोगे तो मुन्ना पुष्पा यही लिख रहा है तुम्हारी कॉमिक्स में भी कि बिजनेस नंबर नहीं, सिर्फ बिजनेस क्या है सर, बिजनेस सिर्फ लोग है, सिर्फ लोग, है ना। रॉकेट सिंह में हमें बात पता लग गई सर, बिजनेस नंबर नहीं तो बिजनेस लोग होते हैं। अगर बिजनेस नंबर नहीं है, लोग हैं, तो लोग मेरे कंपनी में आएंगे कैसे, और कौन से लोग आएंगे बताना जरा, और किस काम के लिए आएंगे, जो मेरे काम को जानते होंगे, है ना। वही पुरानी कहानी, एक राजा एक रानी है। अगर मैं हलवाई हूं तो क्या मुझे मेरे काम का मोची होगा क्या, नहीं ना। मोची भी कह रहा रंग तो मैं भी डालता हूं जूतों का, है ना, पर मैं खाने में थोड़ी मिला दूंगा, वो है कि नहीं बात, राइट। तो भैया लोग ही बिजनेस में चाहिए और लोग ही बिजनेस होते हैं। इसलिए चैप्टर का नाम है स्टाफिंग, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार चैप्टर। स्टाफिंग के चैप्टर में हमें क्या चीजें पढ़नी है, दो चार चीजें पढ़नी है। लोगों को कैसे हायर करते हैं, उनको कैसे ट्रेनिंग देते हैं, उनसे कैसे काम निकलवाते हैं, उनका डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है ना। कैसे उन्हें हायर करना है, इंटरव्यू लेना है, कैसे उन्हें ट्रेनिंग करनी है। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है। इसलिए कुछ लोग इसे पता क्या बोल देते हैं, इसलिए कुछ लोग इसे बहुत आसान सी भाषा में बोल देते हैं, स्टाफिंग इज गेटिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। ये बहुत कॉमन सी डेफिनेशन है, बहुत कॉमन डेफिनेशन है, लेकिन ये कॉमन डेफिनेशन है। असली डेफिनेशन हम भी पढ़ेंगे, स्टाफिंग का मतलब होता क्या है। फिलहाल ध्यान रखो, स्टाफिंग का मतलब क्या है, स्टाफिंग इज लोग, यानी गेटिंग द, वो लोग कौन है, वो लोग सही होने चाहिए जो मेरे काम आए, ठीक है ना। अगर मेरे काम हलवाई का है तो मैं मोची को नहीं रखूंगा, मैं दर्जी को नहीं रखूंगा, मैं किसको रखूंगा, जो खाना बनाना जानता हूं, जो कपड़े काटना ना जानता, जो सब्जी काटना जानता, वो इंपॉर्टेंट है, जो कपड़े काटना जानता वो इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट पीपल फॉर द बोले जल्दी, राइट जॉब, राइट, सही लोग सही काम के लिए चुनना ही क्या है सर, स्टाफिंग है। यानी बहुत सिंपल सी बात है, अगर मेरा हलवाई का काम है तो सही लोग हुए, सब्जी काटने वाले, कपड़ा काटने वाले नहीं। सब्जी काटने वाला इज द राइट पीपल, मेरी राइट जॉब क्या है, जो मैं काम कर रहा हूं। बात समझ आ रही है ना बात सर। यही खतरनाक बात कि स्टाफिंग क्या होते हैं सर, लोग होते हैं, लोग। ये खतरनाक बात हमारे देश के सबसे बड़े कंपनी के मालिक सीईओ ने बोली, नारायण मूर्ति, सीईओ ऑफ इन्फोसिस, है ना। उन्होंने क्या बोला सर, उन्होंने ये बोला, आवर एसेट वर्क आउट द डोर एवरी इवनिंग। यानी जब मैं देखता हूं मेरी कंपनी से मेरे एम्प्लॉय बाहर जा रहे हैं तो मैं ऊपर वाले से एक ही दुआ करता हूं कि भैया वो जा तो रहे हैं, लेकिन वो अगले दिन लौट के जरूर आने चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके लोग हैं, इसलिए उनकी कंपनी चल रही है। इन्फोसिस में इन्फी है ना, शॉर्ट में अगर इन्फोसिस का शेयर देखो तो इन्फोसिस का शेयर इन्फी नाम से आता है ना, राइट। तो इन्फोसिस जो आपकी जो कंपनी के मालिक है वो यही चाहते हैं भैया कि क्या हो जाए, जो लोग जा रहे हैं, है ना, वो लौट के जरूर आए। शायद यही एक कारण है कि उनका शेयर कितना हो रहा है सर, 1500 रुपए का शेयर अभी चल रहा है, ठीक है ना। हाई तो शायद 52, ये 52 वीक हाई है, 1900-2000 के आसपास तक गया है। अभी मार्केट जरा डाउन चल रही है तो इतने रुपए शेयर गया है। तो भैया इन्फोसिस एक ऐसी कंपनी है ना,
राइट जो आईटी कंपनी इंडिया की टॉप आईटी कंपनीज में से आती है, उनके मालिक अगर ये बात बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूं अगले दिन मॉर्निंग में, इसका मतलब वो स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस और गहराई को समझते हैं। ये भैया लोग कितने इंपॉर्टेंट है। अच्छा हमने 4 एम पढ़े, मैन, मनी, मटेरियल और मशीन। ये जो मनी मटेरियल मशीन है ये सब बेकार है अगर क्या ना हो, अगर मैन ना हो, यानी कि लेबर ना हो, है ना। तो मटेरियल, मशीन, मनी सब बेकार है। आपने मटेरियल वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का ले लिया, आपने मशीन वर्ल्ड क्लास क्वालिटी की इकट्ठी कर ली, आपने पैसा दुनिया भर का इकट्ठा कर लिया बैंक से, अपने शेयर होल्डर से, पर अगर लोग ही सही नहीं है चलाने वाले, वो वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर वो मैन मनी मटेरियल मशीन का फायदा क्या है जब लोग ही सही नहीं चलाने वाले, है ना। इससे सबसे खतरनाक रिसोर्स क्या है? मैन मनी मटेरियल में मैन सबसे खतरनाक रिसोर्स है, क्योंकि मटेरियल, मनी और मशीन तो नॉन लिविंग थिंग है, इनके पास दिमाग नहीं है, इनको जैसे कहोगे वैसे करेंगे, है कि नहीं बात। लेकिन सबसे खतरनाक इंसान कौन है और सबसे खतरनाक रिसोर्स कौन है? इंसान। वो बिगाड़ भी सकता है और चला भी सकता है। अब इसका मतलब क्या हुआ सर? राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। स्टाफिंग ने जब ये टैगलाइन दी कि सही लोग सही काम के लिए होने चाहिए, तो इसका मतलब हमने इसमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना है। कैसे सर? हमने कैसे उन्हें रिक्रूट करना है ये पढ़ेंगे आज, कैसे उनका सिलेक्शन करना है, कैसे उनको ट्रेनिंग देनी है, कैसे उनको पैसा देना है कि वो भी खुश रहे और कंपनी भी खुश रहे, फेयर रेम्यूनरेशन वाला कॉन्सेप्ट। और आज सुबह सुबह उठ के क्या करना है सर? अगले दिन सुबह सुबह उठ के एक ही मंत्र का जाप करना है, ओम 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 जपना है बस, है ना सर। क्योंकि स्टाफिंग का सीक्रेट कोड क्या है? ओम। यानी अगर मैं बोलूं राइट पीपल फॉर द राइट जॉब इज अ नॉर्मल डेफिनेशन, एग्जाम में ये लिखोगे आप। स्टाफिंग इज कंसर्न विद ओ बोले तो ऑब्टेनिंग, यू बोले तो यूटिलाइजिंग, और एम बोले तो मेंटेनिंग द सेटिस्फैक्टरी एंड सेटिस्फाइड फोर्स। ओ मतलब ऑब्टेनिंग मतलब उन्हें ठीक तरीके से सही इंटरव्यू लेकर चुनना। यूटिलाइज मतलब उनको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि उनका कैसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना, ऑप्टिमम यूज करना। और मेंटेनिंग मतलब उन्हें जाने नहीं देना। जो ये कह रहे हैं ना, ये मेंटेनिंग को दर्शाता है कि वो कम बैक, यानी अगले दिन सुबह आए, यानी कंपनी छोड़ के जाने नहीं देना। यानी आपका अगर कोई इतना खास इंप्लॉय तो उसे तो बिल्कुल मत जाने दो। फॉर एग्जांपल सुंदर पिचई को कभी गूगल ने छोड़ा ही नहीं। जब भी सुंदर पिचई गूगल को छोड़ने की बात करते थे, गूगल उनकी सैलरी क्या करता था? 100 करोड़ रुपए बढ़ा देता था, है ना। सुंदर पिचई की सैलरी 250 करोड़ तक पहुंची थी। फिर दूसरी कंपनी, एक ओरेकल कंपनी ने, और मैंने बताया ओरेकल कंपनी ने 302 करोड़ का पैकेज दिया। गूगल ने कहा 302 करोड़ हम देंगे, 300 करोड़ 500 करोड़ ले। गूगल नहीं छोड़ ना सकता, बस पैसे तो चाहिए ना, हम दे रहे हैं, क्या दिक्कत है, राइट। और फिर जब आगे बात चली तो 1700, 1800, 2000 करोड़ तक उनकी सैलरी भी कर दी। 5000 करोड़ के इक्विटी शेयर है गूगल के सुंदर पिचई के नाम पे, 5000 करोड़ के, राइट। इसको बोलते हैं मेंटेनिंग। उन्होंने सुंदर पिचई को मेंटेन कर रखा है। उन्हें पता कि गूगल क्रोम किसके बिहाफ पे चल रहा है? सुंदर पिचई के बिहाफ पे। तो सही लोगों को चुनो, उनका सही यूज करो, यानी उनके दिमाग का सही इस्तेमाल करना। और सबसे बेस्ट एग्जांपल भैया गूगल ने किया, सुंदर पिचई को चुना, उनको यूटिलाइज किया कंपनी के प्रॉफिट करने के लिए, और उनको मेंटेन भी कर लिया। सीईओ बना दिया। अब तो सीईओ कंपनी का मालिक होता है यूएस में, इंडिया में डायरेक्ट टॉप पोस्ट होती है, यूएस में सीईओ टॉप मोस्ट पोस्ट होती है, राइट। सीईओ बना दिया, राइट। और क्यों, क्या बताओ, इन सब चीजों से सुंदर पिचई सेटिस्फाई होंगे नहीं होंगे? होंगे ना। सेटिस्फैक्टरी सेटिस्फाइड फोर्स, मैंने अपनी कंपनी के सेटिस्फाइड फोर्स को क्या किया है? ऑब्टेन किया है, यूटिलाइज किया और मेंटेन करके रखा है। अब भाई बात सिंपल, याद हो जाएगी डेफिनेशन। बोलो, स्टाफिंग इज, पहले शॉर्ट में बोल दो, स्टाफिंग इज ओम। नॉर्मल डेफिनेशन क्या है? राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। टेक्निकल डेफिनेशन, स्टाफिंग इज ओम। अब भैया सिंपल सी बात, नई ऑर्गेनाइजेशन पुरानी ऑर्गेनाइजेशन, नई ऑर्गेनाइजेशन तो हमें करनी पड़ेगी स्टाफिंग। प्लानिंग के बाद क्या करते हैं सर? कितने लोग हमें चाहिए, है ना। नंबर एंड टाइप, कितने लोग चाहिए? 10, 20, 50, 100 टाइप। भैया सीए चाहिए, है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, एमबीए चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए, राइट। तो इन सब चीजों को हमें पढ़ना है कि हम इन लोगों को कैसे हायर करेंगे। जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, जिनकी स्टाफिंग आज से 10 साल पहले हो गई, 20 साल पहले हो गई, रिलायंस ने 1980 में कर दी स्टाफिंग, क्या उन लोगों को स्टाफिंग की जरूरत है या नहीं है? आज भी इधर जान दो, क्या उन लोगों को स्टाफिंग की जरूरत है या नहीं है? बोलो,
पुरानी ऑर्गेनाइजेशन टाटा अंबानी जो हो गए, क्या उनको आज स्टाफिंग की जरूरत है या नहीं है? बिल्कुल है भैया। जरूरत थोड़ी कि एक बार आपने स्टाफिंग में एक एम्प्लॉय को रख लिया तो जिंदगी भर आपका हो गया। विवाह थोड़ी कर लिया उसके साथ, फेरे थोड़ी पढ़ लिए, जिंदगी भर तो हमारे साथ रहेगा, है कि नहीं बात? अब मान लो रिलायंस ने बंदे को रिलायंस ने बंदे को हायर किया सन 2000 में, ठीक है, 2000 से आज तक उसकी सैलरी मान लो 1 करोड़ कर दी। कोई फॉरेन कंपनी, फॉरेन एमएनसी या दूसरी कंपनी कह रही है हम तेरी सैलरी 1.5 करोड़ कर देंगे, तो रिलायंस ने उस एम्प्लॉय के साथ विवाह थोड़ी कर लिया? जा सकता नहीं जा सकता वो? तो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग कंटिन्यू प्रोसेस रहता है। क्यों? क्योंकि हर रोज या हर हफ्ते हर महीने कोई ना कोई एम्प्लॉय या तो रिटायर हो रहा होगा या कोई ना कोई एम्प्लॉय हमारी कंपनी छोड़ के जा रहा होगा, तो उसके ब्याह पे हम किसी और को हायर कर रहे होंगे, जो रिटायर होगा उसके ब्याह पे हम किसी और की पोजीशन को, है ना, फिल कर रहे होंगे। तो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग कंटिन्यू रहता है, जब तक चलता रहेगा, क्योंकि कोई एम्प्लॉय जिंदगी में कभी परमानेंट नहीं होता, वो कंपनी भी छोड़ेगा और कोई एम्प्लॉय रिटायर भी होगा एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में। और न्यू ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा? स्टाफिंग एकदम कंटिन्यू प्रोसेस नहीं, स्टाफिंग एकदम न्यू प्रोसेस है कि हमें आज से शुरू करनी है स्टाफिंग। नई कंपनी है तो नई प्लानिंग, नई स्टाफिंग। बोलो समझ गए सर? अब आती है बात सर जी अब आती है बात सर स्टाफिंग का प्रोसेस क्या है। अगर मैं आपको बोलूं स्टाफिंग का प्रोसेस क्या है, इस छोटी सी क्लिप से तुम्हें पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा, है ना, मजा आ जाएगा तुम्हें, मजा। तुम्हें लगेगा सर मजा ही आ गया आज तो ये देख के। बालक भी रो रहा बाहर, सुनेंगे ध्यान से, और जो नीचे चीजें लिखी गई हैं उन पे खास फोकस करेंगे। इतने लोग क्यों चाहिए? कंपनी में काम होगा ना, तो इसका मतलब इतने लोगों की जरूरत है। इसे हम क्या बोलेंगे? मैन पावर रिक्वायरमेंट। स्टाफिंग के अंदर, अब स्टाफिंग के अंदर कूद जाओ। स्टाफिंग के अंदर का पहला स्टेप क्या हुआ? मुझे पता होना चाहिए मुझे कितने लोग चाहिए। अगर मुझे 100 लोग चाहिए तो मैं 500 रिहायर कर लूंगा, समझो ना बात को, है कि नहीं बात? और अगर मुझे 100 लोग चाहिए तो 50 थोड़ी हायर करूंगा, गधों की तो थोड़ी उनसे काम कराना है डबल शिफ्ट में। तो मुझे सबसे पहले ये देखना है कि मेरा काम क्या है और मुझे कितने लोग चाहिए। काम बड़ा है। रिक्रूटमेंट का मतलब आज ही समझ लेना ना, गलत जवाब। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है ढूंढना, कि जो लोग मुझे चाहिए उन्हें ढूंढूंगा कैसे? उनके घर घर तक ये बात पहुंचाना। जैसे न्यूज़पेपर में ऐड देना कि हमें इन लोगों की जरूरत है, ठीक है। वेबसाइट पे ऐड देना कि हम हायर कर रहे हैं। यूट्यूब पे ऐड देना वी आर हायरिंग, ठीक है, राइट। लिंक्डइन जैसी साइट्स जो होती हैं, इनके जो इंप्लॉयमेंट साइट्स होती हैं, naukri.com, इन जैसी साइटों पे क्या देना? अपना ऐड देना। उसे बोलते हैं रिक्रूटमेंट, ढूंढना। देखना क्या लिखा है, देखना क्या लिखा है, देखना। हाँ समझ गया ना? तो पहली लाइन पढ़ो, स्पेशल सीबीआई स्पेशल रिक्रूटमेंट वॉक इन इंटरव्यू, यानी कि हम स्पेशल रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, नहीं ढूंढ रहे हैं लोगों को, है ना। अब देखो क्या होगा आगे। ब्यूरो क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं? सर हमारी कंट्री में बहुत करप्शन है, पूरा सिस्टम गड़बड़ हो गया है। हमारे देश के दुश्मन देश को खोखला कर। ये क्या भैया? ये स्टेप्स है मुन्ना, स्टेप्स है। पहले का आपको क्या पता होना चाहिए? मुझे पता है मुझे 100 लोग चाहिए। जैसे इस पिक्चर का नाम है स्पेशल 26, कितने लोग चाहिए? मुझे पता 26 लोग चाहिए। फिर मैंने क्या किया? उन 26 को ढूंढने के लिए हर जगह अखबार में इंटरव्यू दिया, तो 26 चुनने के लिए मेरे पास बहुत 26 नहीं हो सकता 600 लोगों का क्या आया हो, बायोडेटा, वो क्या कहते हैं, रिज्यूमे आया हो। ये क्या हो रहा है फिर? हमारे देश के दुश्मनों को हमें जड़ से उखाड़ के फेंकना होगा सर। Why do you think you're the right person for the job? I'm honest and disciplined, sir. I'm hardworking, sir. Even when I was a small kid, I wanted to do my country. And I have good work ethics. बाहर वेट करो, 5 बजे इस इंटरव्यू के रिजल्ट्स अनाउंस होंगे। ये प्रोसेस क्या है? यानी कि जिन जिन का नाम लिया जा रहा है वो लोग क्या हो गए?
Congratulations. मेरा नाम है AK वर्कर. आप हैं स्पेशल. लेकिन हमारा सिलेक्शन प्रोसेस अभी खत्म नहीं हुआ. कल सुबह आप लोग ठीक 11 बजे. अब सुनो, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. प्लेसमेंट का मतलब होता है जिस काम के लिए तुम्हें चुना गया है ना, वो काम तुमसे कराना. यू आर चूजिंग, यू आर द राइट पीपल फॉर माई राइट जॉब. वो राइट जॉब तुमसे कराई जाएगी. जैसे बोल रहा है कि अभी प्रोसेस खत्म नहीं हुआ, अभी जिस काम के लिए तुम्हें चुना गया वो काम तुमसे करा के देखा जाएगा तुम वो करते हो नहीं करते. और ओरिएंटेशन का मतलब पता क्या होता है? ओरिएंटेशन का मतलब होता है अपने दोस्तों के बारे में, अपने कलीग के बारे में समझाना कि भाई ये लोग तुम्हें मिलेंगे तुम्हारी कंपनी में, मैं कौन हूं, ये ना, ये कौन है, बाकी 4 लोग कौन है. और कंपनी की पॉलिसीज के बारे में समझाना कि कंपनी क्या पॉलिसी पे काम करती है. क्या रिपोर्ट करें? बाल बिल्कुल छोटे होने चाहिए एंड फॉर्मली ड्रेस. समझ गए? ये ओरिएंटेशन है कि कंपनी के हिसाब से बाल क्या होने चाहिए, छोटे. और आप ड्रेस कैसी होनी चाहिए, है कि नहीं बात? निक्कर पहन के मत आ जाना जॉगिंग करते हुए, ठीक है, हेडफोन लगा के. मैं तो जिम से आता, सोचा कंपनी में आ जाऊं, ठीक है. क्या मिस्टर रॉय ये ओरिएंटेशन, ये लोग हैं और ये कंपनी के रूल है. एंड मिस्टर शुक्ला, आप लोगों की क्लास लेंगे. ये क्लास 2 घंटे चलेगी. फिर पोस्ट लंच आप लोगों का एक फाइनल एग्जाम होगा जिसे हम लोग प्रैक्टिकल कहते हैं. प्रैक्टिकल में आप लोग हमारी सीनियर टीम का हिस्सा ठीक है. फिर आपको छोटा सा काम कराया जाएगा, वो ट्रेनिंग होगी आपकी. बनेंगे जो एक ग्रेड कंडक्ट करेगी. The whole idea of putting you guys in this situation is to verify whether you can handle pressure or not. Or let me correct myself, whether you can handle extreme pressure or not. ग्रेड के कंप्लीशन के बाद आप लोग यहाँ आएंगे. अगर कोई गड़बड़ ना हुई तो आप लोगों को आपका अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा. CBM means that you are the best. Are you the best? Yeah. Are you the best? Yeah. समझ गए भैया? आर यू द बेस्ट? बोलो, आर यू द बेस्ट? तो भैया 100 में से 100 लाने हैं, ठीक है. अब सर, जाने अनजाने तुमने पता क्या पढ़ लिया? स्टाफिंग का प्रोसेस पढ़ लिया. दैट इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग. मुझे बता दो अब पहला क्या था? समझ में आ रही है बात? पहला क्या था? ये मैंने एस्टिमेट किया कितने लोगों की जरूरत है. कितने लोगों की जरूरत है भैया? 26. फिर अगला स्टेप क्या किया? रिक्रूटमेंट, मतलब यानी कि लोगों को, उन 26 लोगों को ढूंढने के लिए ऐड देना. सिलेक्शन हुआ, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ठीक है ना. सिलेक्शन के अंदर ही इंटरव्यू होता है, ठीक है ना, वो पढ़ेंगे आगे डिटेल में. उसके बाद 26 लोगों को सिलेक्ट कर लिया. 26 लोगों को बताया आप है वो स्पेशल 26 जो देश के काम आएंगे. आपको कल से क्या करना है? ये काम करना है. प्लेसमेंट दे दी आपको, आपसे जो काम करना है वो कराया जाएगा. ओरिएंटेशन, कंपनी की ओरिएंटेशन बता दी. फॉर्मल ड्रेस में आना है, बाल छोटे रखने हैं. ये शुक्ला जी हैं, ये रॉय साहब है, ये आपको ट्रेनिंग देंगे. ये कंपनी के और कंपनी के लोगों से आपका इंट्रोडक्शन हो गया, उसे बोलते हैं ओरिएंटेशन. ट्रेनिंग कर दी है ना, कि प्रैक्टिकल तुम्हें ट्रेनिंग दी जाएगी. रेड कैसे मारी जाती है, रेड में अगर आप सक्सेसफुल हुए तो आपका अपॉइंटमेंट लेटर ले लेना. फिर होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, कि जितना अच्छा परफॉर्म करोगे उसके हिसाब से आपको क्या मिलेगा सर? अप्रेजल, यानी कि उसके हिसाब से आपको प्रमोशन भी मिलेगा, उसके हिसाब से आपको बोनस या कह दो सैलरी हाइक मिलेगा. उसके बाद प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉय, है ना. अप्रेजल के परफॉर्मेंस के प्रमोशन और कंपनसेशन एंड में क्या होगा? कंपनसेशन मतलब सैलरी, सैलरी यानी फाइनली आपको एक प्रोसेस दे दिया जाएगा, हर साल आपकी इतनी इतनी सैलरी में हम हाइक करेंगे. ये पूरा कंप्लीट होने के बाद आप कहोगे सर मेरा स्टाफिंग का प्रोसेस क्या हो चुका है सर? कंप्लीट. पहला मैन पावर रिक्वायरमेंट, हम इसमें 2 चीज देखते हैं सर, वर्क लोड एनालिसिस और वर्क फोर्स एनालिसिस. वर्क लोड, कितना काम का बोझ है. वर्क लोड में क्या बोलोगे सर? कितने काम का बोझ मेरे सर पर है, ठीक है. तो मैंने बात, अगर भैया तुम्हें बिल्डिंग बनानी है और बिल्डिंग में से एक ही फ्लोर बनाना है तो बता ना, एक फ्लोर का ही बोझ है, तो अंदाजा लगा लो तुम्हें कितनी वर्कफोर्स और चाहिए, कितनी वर्कफोर्स है प्रेजेंट, कितने लोग और चाहिए. अगर बिल्डिंग में 10 माले बनाने तो बोझ कितना है, कितने लोग हैं और कितने लोग मुझे 10 माले बनाने के लिए और चाहिए. इसे बोलते हैं एस्टिमेट करना, कितने लोग हैं कितने लोग चाहिए. वर्क लोड एनालिसिस, है ना. एस्टिमेट द नंबर टाइप ऑफ ह्यूमन नेसेसरी परफॉर्मेंस फॉर द जॉब. और वर्क फोर्स एनालिसिस, कितना स्टाफ कम है, कितना स्टाफ ओवरलोड है. अच्छा, तो अगर ओवर स्टाफ हो तो क्या करोगे? एक होगा बहुत ही खतरनाक रास्ता,
यू आर फायर्ड, मैं तुम में आग लगाता हूं। यानी तुम जॉब से क्या कर दोगे, निकाल दोगे, भाई ओवर स्टाफ हो रहा है, जैसे कोरोना में हुआ, कंपनी बंद होगी तो ओवर स्टाफ कहने लगे लोग। और दूसरा तरीका पता है क्या है, ट्रांसफर कर दो, ट्रांसफर कर दो ऐसी जगह पे जहां पे अंडर स्टाफ है, अंडर है ना, और जहां पे अंडर स्टाफ है वहां क्या करोगे, वहां या तो नए एम्प्लॉय को रख लो या कहीं और से ट्रांसफर करके क्या करो, बुला लो। बात समझ आ गई ना। फिर क्या होगा सर, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है सर, ये सीक्रेट वर्ड है, बोलो जल्दी, सर्चिंग द कैंडिडेट, ढूंढना, ठीक है मुन्ना। उसके बाद क्या होगा सर, रिक्रूटमेंट के बाद क्या किया सर, गाना गा देना है, कौन सा, दिल ने तुमको चुन लिया है, गाना गा दिया है ना। आप क्या करोगे, सिलेक्शन मतलब चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट। बात समझ में आ गई, इंटरव्यू लेके उसे चुन लेंगे, चुन लिया, फिर क्या करना है सर, अगला स्टेप बताओ, प्लेसमेंट। क्या दे दो सर उसे, है ना, जो काम उसे, जिस काम के लिए चुना गया है उस काम को क्या करो, सौंप दो, यानी कि उसको असाइन कर दो। सौंपने का मतलब, भाई तुझे एक काम के लिए रखा गया, ये काम तुझे असाइन कर दिया। फिर ओरिएंटेशन समझ गए, लोगों से मिलवा दिया कि कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन ये है, ये शुक्ला जी है, ये रॉय साहब है। और फिर क्या होगा सर भैया बताओ जल्दी, परफॉर्मेंस अप्रेजल। हर महीने एंड में अप्रेजल चेक किया जाएगा कि तुम सही से परफॉर्म कर रहे हो नहीं कर रहे। फिर क्या होगा सर, प्रमोशन दिया जाएगा आपको आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से, और फिर आपकी सैलरी डिसाइड कर दी जाएगी कि मॉनिटरी कितना मिलेगा, नॉन मॉनिटरी कितना मिलेगा। नॉन मॉनिटरी बोले तो जैसे कंपनी तरफ से घर मिल जाएगा, कंपनी तरफ से तुम्हें फूड मिल जाएगा, कंपनी तरफ से तुम्हें मेडिकल फैसिलिटी मिल जाएगी भैया, अगर है ना, राइट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस मिल जाएंगे घूमने फिरने के। हाँ, तो ये नॉन मॉनिटरी चीजें हो जाएंगी सर, इतनी बात समझ आई। पीपीएफ आता है वो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब देखो इसी को कैसे याद करेंगे सर, इसको याद करेंगे हम एम। अगर आज के बाद कोई बोले भैया स्टाफिंग का प्रोसेस क्या होता है, तो क्या बोलोगे रे ए पुष्पा, स्टाफिंग का प्रोसेस होता है MRP टू PC, MRP टू PC। एम से बोलो क्या बनेगा, तुमने दो तीन बार एक ही चीज याद करा, दो तीन बार रिपीट कर दी ताकि तुम्हें याद हो जाए बात। एम से क्या बनेगा, मैन पावर रिक्वायरमेंट। आर से क्या बनेगा, रिक्रूटमेंट। एंड मैं साथ में एक और चीज जोड़ रहा हूं, सिलेक्शन। यानी 1 2 3। पी से क्या बनेगा, इसके साथ एक और चीज जोड़ रहा हूं मैं, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। 4 5। टी से क्या बनेगा सर, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। 6 7। ठीक है। पी से क्या बनेगा सर, प्रमोशन, कंपनसेशन, यानी कि सैलरी। कंपनसेशन बोले तो सैलरी। जल्दी नोट करेंगे, ये हो गया आपका स्टाफिंग का सीक्रेट कोड। स्टेप में स्टेप्स है मुन्ना, मुन्ना आगे पीछे मत कर दीजिए, ये क्या है सारे स्टेप्स है, इन्हें शफल मत कर देना, एग्जाम में 0 बटे सन्नाटा हो जाएगा। तुम पहले प्लेसमेंट थोड़ी कर दोगे, तुम पहले कंपनसेशन थोड़ी डिसाइड कर दोगे, पहले तुम्हें क्या करना है, पहले देखना मुझे कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है। स्टेप नंबर 1 इज ऑलवेज मैन पावर रिक्वायरमेंट। ये स्टेप नंबर 2 में लिख सकते, आप कभी ये लिख सकते रिक्रूटमेंट सिलेक्शन देन मैन पावर रिक्वायरमेंट। ये स्टेप्स है, इन्हें ऊपर नीचे सफल नहीं करने का। ये प्लानिंग के स्टेप थे ना, ऐसे स्टाफिंग के स्टेप थे ना, स्टाफिंग ऑर्गेनाइजिंग के थे ना, बिल्कुल वैसे ही स्टेप्स हैं। यानी स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग को नया नाम दे दिया प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। अब आप इसे प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग बोलते हैं, स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग बोलते हैं, एक ही बात है। ठीक है सर, नोट कर लिया? हाँ जी सर कर लिया सर। पहला सबसे पहले स्टेप बोलो जल्दी। ठीक है, इसमें अब इसके सीक्रेट वर्ड ध्यान देखो, सीक्रेट वर्ड हाउ मैनी और व्हाट टाइप। सीक्रेट वर्ड 1, सीक्रेट वर्ड 2, हाउ मैनी एंड व्हाट टाइप। दूसरा
मैन पावर रिक्वायरमेंट दो चीजों की एनालिसिस करता है, वर्क लोड, सबसे खतरनाक बात, अगर ये वर्ड लिखा है ना, नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड, कितने लोग चाहिए, कितने लोग चाहिए, यानी मेरे ऊपर कितना बोझ है, नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस जॉब, तो वर्क लोड कितना मेरे ऊपर बोझ है जिसके लिए मुझे कितने लोग चाहिए। वर्क फोर्स एनालिसिस का मतलब क्या होगा, कितना वर्क फोर्स अवेलेबल है, सीक्रेट वर्ड 3 और सीक्रेट वर्ड 4, वर्क लोड मेरे ऊपर कितना बोझ है। भाई हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टाफिंग पढ़ रहे हैं ना, लोगों को मुझे हायर करना है, तो मुझे सोचना है कि एस्टिमेट मैन पावर कितने लोग चाहिए, तो वर्क लोड ये कहता है कि आपको कितने लोग चाहिए अपने काम के बोझ के हिसाब से। वर्क फोर्स ये कहता है कि वर्क फोर्स कितनी है, जितनी है उसके बाद, अभी स्पेशल 26 लोग चाहिए, मेरे पास 10 पहले से है, तो क्या होगा सर, मैं बोलूंगा मेरे पास कितने लोग पहले से हैं, मेरे पास वर्क फोर्स पहले से 10 है, मुझे 16 और चाहिए। वर्क लोड का मतलब क्या हुआ कि मुझे टोटल काम के लिए कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है। अगर वर्ड लिखा मिला क्या, रिक्वायर्ड, तो क्या होगा सर, अगर लिखा मिला अवेलेबल, तो क्या होगा सर, ये बहुत खतरनाक वर्ड है, एग्जाम में आ चुके हैं, है ना। अगर आप ओवर स्टाफ है तो अपने स्टाफ को कम करें, दूसरी जगह पे भेजें या निकाल दें। अगर आप अंडर स्टाफ है तो क्या करें, हायर करें, यही बात लिखी है, समझ गए भैया। सर अब देखो क्या लिखा है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट का सीक्रेट वर्ड क्या है बताओ, सिलेक्शन का मतलब क्या है, चूजिंग, ये याद रखेंगे। सर्चिंग, अब ये बताओ जैसे मैंने तुम्हें स्पेशल 26 दिखाई, ऐड कहां दिया, ऐड कहां दिया पुष्पा, न्यूज़पेपर में, ये लिखिए बात, न्यूज़पेपर में ऐड देखे, मैं उनको क्या कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं, मोटिवेट, मैं उनको अट्रैक्ट कर रहा हूं, मैं उनको मोटिवेट कर रहा हूं कि भैया तुम आके जॉब के लिए अप्लाई कर दो, हम तुम्हारा इंटरव्यू ले लेंगे, तुम अप्लाई तो करो। तो सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है सर्चिंग द एम्प्लॉय एंड अट्रैक्टिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब। ये हो गया हमारा सीक्रेट लाइन 5, ये सीक्रेट वर्ड 6 और ये सीक्रेट लाइन 5। अगर लिखा मिला, मैंने तो पहले भी कह होता है ऐसे पढ़ना है भैया, अगर लिखा मिला ये लाइन लिखी मिली है जो मैं येलो पेन से हाईलाइट कर रहा हूं, ये अट्रैक्टिंग एंड मोटिवेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब, व्हाट कॉन्सेप्ट या व्हाट प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग इट इज, क्या लिखोगे, बस यही केस स्टडी होगी, यही एमसीक्यू हो गया आपका। रिक्रूटमेंट लिखना, सिर्फ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन अलग है, ठीक है ना। रिक्रूटमेंट हो गई बात। अब मैं बोलूं रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन क्या, तो ये है, रिक्रूटमेंट में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय एंड एनकरेज देम टू अप्लाई फॉर द जॉब। ये रिक्रूटमेंट की क्या हो गई सर, डेफिनेशन एनसीईआरटी से, ठीक है ना। सर्चिंग द एम्प्लॉय, और उस एम्प्लॉय को एनकरेज करना कि वो क्या करे, जॉब के लिए अप्लाई कर दे। समझ में बात। इससे फायदा पता क्या होता है, स्पेशल 26 वाले तुम्हें भी दिखाई, कितने सारे लोग इंटरव्यू देने आए, क्या 26 आए, हो सकता है क्या कहते हैं 100 तो आए होंगे, तो आपके पास 100 रिज्यूमे का पोस्ट वो बन गया पूल। आपको तो लग गया भाई इतने लोगों ने क्या रिज्यूम दे दिया, है ना। तो पहली बात तो, आधी बात तो रिज्यूम से पता लग जाएगी, भाई इसे निकालो, इससे नहीं बुलाएंगे, इससे नहीं बुलाएंगे, है कि नहीं बात, राइट। तो भैया मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको पता लग जाएगा, भैया आपको रिज्यूमे दे देगा मिनिमम बीकॉम तो बंदा होना चाहिए। अब कोई 12th पास अप्लाई कर रहा है सीबीआई की जॉब के लिए, तो आप उसका रिज्यूम ही फेंक दोगे ना, रिज्यूम से क्या हो गया, वो एक्सक्लूड हो गया, बात खत्म। अच्छा अगर इंटरव्यू, अगर आपके ऐड में लिखा है मिनिमम क्वालिफिकेशन इज एमकॉम, तो बीकॉम वाला ऑटोमेटिकली क्या हो गया, बाहर। तो पूल जब इकट्ठा हो जाता है, आपको पता लगता है कि रिज्यूम के हिसाब से आपको क्या कर दिया था सर, बाहर निकाल दिया जाता है, राइट। सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट के बाद क्या होगा सर, सिलेक्शन। इससे बढ़िया कोई चीज हो ही नहीं सकती सर। कोई बड़ा काम क्या जीवन में, दोस्त को दिए हुए पैसे वापस लिए एक बार, यू आर सिलेक्टेड, ऐसा चमत्कार कैसे कर लेते हो, सिलेक्शन। यानी कि सिलेक्शन का मतलब क्या है, ये सीक्रेट वर्ड, चूजिंग द बेस्ट वन। आज तक कोई दोस्त से पैसे निकलवा पाया ना भैया, मैं तो कभी नहीं निकलवा पाया।
मैंने जब भी दोस्त को उधार दिया, जब भी मैंने अपने दोस्तों को उधार दिया, मैंने दर्द दिल पे लिया ही नहीं। मैंने सीधा अपने लैपटॉप में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एक एंट्री डाल दी, सीधा डेटर ही ना बनाया दोस्तों को, सीधा एंट्री डाल दी, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू फ्रेंड। भैया पराग सर भी कह रहे लगे, कह रहे सर पहले डेटर तो बना लो। मैंने कहा डेटर क्यों बना लूं जब पता डेटर पैसा देते ही बैड है। सीधे एंट्री मैं दिल में लेता ही था और फिर पीएल से राइट ऑफ कर देता था। टू बैड डेट लोन टू फ्रेंड 5,000 रुपए है कि नहीं बात। सीधे बैड डेट, जिसने मांगे भाई 5,000 रुपए चाहिए, 2,000 रुपए चाहिए, बहुत देर तक कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, है ना, मजबूरी तो दे दिया, लेकिन सीधा एंट्री मारो, दिल पे दर्द ही नहीं होगा। सीधा क्या मान लो, गरीब का भला कर दिया आपने, ठीक है ना। सीधा बैड डेट की एंट्री। मैं डेटर बनाता नहीं, पहले डेटर बनाऊंगा, फिर 1-2 साल तक उसके पीछे घूमूंगा, भाई पैसे, फिर वो बैड डेट में कर दूंगा। ना ना, मैं सीधे बैड डेट मान लेता हूं, ठीक है। सिलेक्शन भाई, सिलेक्शन, इसका मतलब तू सेल्स का बहुत बढ़िया आदमी, तू दोस्त से पैसा निकलवा सकता तो ग्राहक से भी तू निकलवा ही लेगा, ठीक है ना। चूजिंग द बेस्ट, तो हमारे लिए क्या होगा, बेस्ट हो गया। सबसे डेंजर होता है क्या है, सबसे डेंजर बात मुझे बताओ, सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस क्यों होता है। अब सुनना ध्यान से, हाँ सही कह रहा है, कुछ लोग नहीं, 90%। अब मुझे 26 चाहिए और मान लो 260 एप्लीकेशन आ गई, जिसमें से तुमने 100 तो रिज्यूम देख के सिलेक्ट नहीं किया। किसी को बीमारी है, सीवीए में बीमार व्यक्ति थोड़ी जाएगा, है ना, कोई मेडिकल में निकल जाएगा मान लो, किसी की क्वालिफिकेशन नहीं है कि नहीं बात, किसी के ऊपर क्रिमिनल केस निकल गया, तुम्हें 200 तो तुमने 100 तो तुमने यूं ही निकाल दिए। मुझे सिलेक्ट कितने करने पड़ रहे हैं, 26, बाकी कितने बचे, 224। 224 तुमने क्या किया, रिजेक्ट। परसेंटेज बता दो, परसेंटेज बता दो, 10% का सिलेक्शन, 90% का अप्रोक्सीमेट रिजेक्शन। इसलिए कहा जाता है सिलेक्शन इज अ, ये एग्जाम में आ जाता है, एमसीक्यू में तो आता ही आता है, केस स्टडी में भी आ जाता है। वाई सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस, बताओ आंसर क्या दोगे। Because during the selection process, maximum percentage is to reject the candidate. For example, if company required 10 people and resume received by the company is 100, then 90 people have to be rejected by the company. Therefore, selection is a negative process. Example देके लिखना है, हाँ, मैक्सिमम तो रिजेक्शन ही करना है, ठीक है। इसके लिए क्या करते हो आप, टेस्ट लोगे, इंटरव्यू लोगे, राइट, और जो टेस्ट लेता है, रिटन पास करता है, उससे आप इंप्लॉयमेंट दे देते हो। सिलेक्शन हो गया भैया, इतनी बात लिख दोगे, लिख दोगे। बेस्ट वर्ड क्या हुआ, सीक्रेट वर्ड ये हुआ, चूजिंग द बेस्ट वन। दूसरी सीक्रेट वर्ड हुआ ये सर, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। इसका क्या मतलब हुआ भैया, प्लेसमेंट का मतलब बोलो फिर से, ना मुन्ना ना, सर्चिंग तो निकल गया, रिक्रूटमेंट था वो। प्लेसमेंट का मतलब वो जिस काम के लिए तुम्हें चुना गया है वो काम तुम्हें सौंप देना। इसका मतलब ये वर्ड याद रखना, असाइनिंग द जॉब, जिसके लिए उसे सेलेक्ट किया गया। अगर वो सीबीआई की जॉब के लिए सेलेक्ट किया गया तो सीबीआई जैसा काम उसे सौंप देना, है कि नहीं बात, राइट। और एक बात ध्यान रखना, जो तुम काम उसे सौंप रहे हो उसके क्वालिफिकेशन और उसके इंटरव्यू से मैच होना चाहिए। सीबीआई की इंटरव्यू हो गया, एक बंदा सेलेक्ट भी हो गया, चल भैया बर्तन साफ कर ले, अगर तो सीबीआई में चलो बर्तन साफ कर, चल फोटो स्टेट निकाल, चल, तो क्या फोटो स्टेट से काम कराओगे, नहीं ना। तो स्टाफिंग का चैप्टर बोलता है, जो आपने क्वालिफिकेशन कैंडिडेट में चुनी है वो क्वालिफिकेशन उसकी जॉब से मैच होनी चाहिए, दोनों मैच, जो काम है वही मिलना चाहिए। मुझे सीबीआई काम कराओ, रेड करवाओ, है ना, कहीं पे छापा पड़वाओ, मुझे सीबीआई काम सिखाओ, पर फोटो स्टेट निकालो, ये सीबीआई काम कैसे होगा भैया, ठीक है ना। ओरिएंटेशन मतलब, ओरिएंटेशन का कार्टून प्रेजेंटेशन आपको कॉमिक में बना के दे रखा है, ये एग्जाम में बना सकते हो। आज का पहला कार्टून प्रेजेंटेशन, हे न्यू गाय, दिस इज नो बियर्ड कंपनी, दाढ़ी नहीं रखने का, तुम में से कोई भी, आरब, दाढ़ी नहीं रखने का, नो बियर्ड कंपनी है। तो ये क्या बोल रहा है, आरब जैसा वाला क्या बोल रहा है, सॉरी भैया सॉरी, आई हैवंट टेक द ओरिएंटेशन ट्रेनिंग येट, मेरी ओरिएंटेशन अभी नहीं हुई है, मेरे को मेल मिला
नहीं कराया गया, मुझे कंपनी की पॉलिसीज के बारे में नहीं बताया गया, मुझे ये नहीं बताया गया मेरे दोस्त और मेरी टीम में कौन कौन मेंबर है कि नहीं बात। तो ओरिएंटेशन का मतलब क्या हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ द एम्प्लॉय टू द अदर एम्प्लॉय, कलीग से इंट्रोडक्शन कराना। और दूसरी ओरिएंटेशन का मतलब क्या हुआ सर, फैमिलियराइजिंग हिम विद द रूल्स एंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी। समझ गए भैया। अब कुछ साल पहले एक पिक्चर आई थी डॉन, मैं हूं डॉन, टिंग 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 टिंग, है ना। डॉन पिक्चर अगर तुमने देखी हो, पुरानी वाली देखी हो, चाहे अमिताभ बच्चन वाली, उस पिक्चर में, होश में सुन लेना पुष्पा, उस पिक्चर में जो असली डॉन मर जाता है तो जो दूसरा नकली डॉन आता है कि नहीं आता, बोलो आता है कि नहीं आता भाई बहनों, आता है कि नहीं आता, आता है ना। तो जो शाहरुख खान वाले में दूसरे डॉन बनाते हो, है ना, पुरानी वाले में, दोनों पिक्चर में एक ही कॉन्सेप्ट है। तो अमिताभ बच्चन वाले देखोगे तो असली डॉन था, अमिताभ बच्चन मर जाता, फिर उसका हमशक्ल मिलता है, हमशक्ल, ठीक है, राइट। फिर वो गाना गाता खाई के पान बनारस वाला। उसको कैसे ट्रेन करते हैं सर वो, है ना, उसको कैसे ट्रेन करते हैं, उसको भैया ट्रेन किया था, देखो तो भैया ये अंकल जी करते हैं, अंकल जी कहते हैं कि भैया अगर पूरी ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ना है ना, तो एक डॉन बना के इनकी कंपनी में भेजना पड़ेगा, राइट। तो फिर वो क्या करते हैं, नकली डॉन बना के भेजते हैं, और उसको पता क्या करते हैं, उसको कई महीने कई दिनों तक ट्रेनिंग देते हैं कि असली डॉन कैसे रिएक्ट करेगा इस सिचुएशन पे। ट्रेनिंग देना, बंदूक चलाना सिखाना, जैसे डॉन चलता है बिल्कुल वही चलना, बिल्कुल ऐसे यहाँ रख के बच्चन साहब की तरह, और दे मारो मुझे पहचानो, हाँ ऐसे करके, है ना, राइट, लाओ इवेंट शुरू होते जहां से हम खड़े होते हैं, और जो हम पे वैसा नहीं होता, हाँ इस तरीके से ना, बिल्कुल ऐसे क्या करना, रिएक्ट करवाना। क्या डॉन, उनको कैसे पता लगेगा कि ये सच असली डॉन है नकली डॉन है, बिल्कुल उसकी ट्रेनिंग देना। ऐसी कंपनी में जिस काम के लिए जाओगे उसकी तुम्हें क्या मिलेगी, पहले कम से कम 3 महीने ट्रेनिंग मिलेगी भैया। तुम पढ़ के चले गए तो प्रैक्टिकल काम करना नहीं आता, रेड करना नहीं आता, तो स्पेशल जब इसमें नकली रेड क्या करेंगे, कहता नहीं कहता वो, है ना, पहले आपको ट्रेनिंग करवाएंगे, रेड करेंगे, रेड करने के बाद अगर सब कुछ सही रहा तो आप अपॉइंटमेंट लेटर ले लेना। फिर इसी को बोलते हैं डेवलपमेंट। ट्रेनिंग का मतलब पता क्या होता है, ट्रेनिंग का मतलब होता है जो आपकी स्किल और नॉलेज है ना उसको अपग्रेड करना। तो बताओ डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा, आपकी ग्रोथ और पर्सनैलिटी को डेवलप करना। अच्छा देखिए, जैसे डॉन का असली काम क्या था, मार पिटाई गोली चलाना, ठीक है, लड़ाई करना, एक उसकी स्किल हो गई, है ना, स्किल हो गई। ये तो तुम्हें सिखाया जाएगा भी बंदूक कैसे चलाते हैं, लेकिन डॉन कैसे कपड़े पहनता था, उसका बोलने का तरीका कैसा था, उसका चाल चलन कैसा था, वो खाने पीने में वेज खाता था नॉन वेज खाता था, है कि नहीं बात, राइट। तू वेज या नॉन वेज नहीं खाता, पर तुझे नॉन वेज खाना पड़ेगा अगर वो डॉन खाता था तो। और उसे क्या पसंद था, है कि नहीं बात, राइट। वो किस तरह के लोगों से मिलता था, स्लीपिंग पैटर्न कैसा था, ठीक है, वो लोगों से कैसे डील करता था, कैसे बात करता था, इसे बोलते पता है क्या, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब होता है हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, है ना। अब मैं ऐसे चल रहा हूं, डॉन ऐसे चलता था, आप ऐसे चल रहे हो, तो भैया आपको ऐसे होना पड़ेगा डॉन की तरह। डॉन चलते हुए हाथ ऐसे रखता था, मैं नॉर्मल ऐसे हाथ रखता हूं, तो आपको एक एक बारीकी सीखनी पड़ेगी कि कोई बंदा किस तरीके से काम करता है, आपको किस तरीके से सामने वाले से बातचीत करनी है। डॉन इंग्लिश में बात करता था, मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो भैया सीखना पड़ेगा फिर, है कि नहीं बात, राइट। उसे बोलते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब होता है आपने जो सीखा वो तो सीखोगे, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी की जाती है आपके लेक्चर, कॉन्फ्रेंस, इन सब से। तो बताओ ट्रेनिंग का मतलब क्या हो, बोलो जल्दी बोलो सर। ट्रेनिंग का मतलब हुआ जो काम है उसमें आपको परफेक्ट बनाना, आपकी स्किल में, मुद्दा क्या, आपकी स्किल में आपको परफेक्ट बनाना, ठीक है। अच्छा तो आपके घर में जो प्लम्बर आया, ठीक है, जो इलेक्ट्रीशियन आया, टाइम में आएगा तभी अंदर घुसाओगे उसे, बताना। निक्कर में आ गया वो और टी शर्ट में आ गया वो, तो एसी सही ना कराओगे उससे,
शर्ट बाहर निकाल रखी है उनने, चप्पल पहन के आ गया, पैंट और चप्पल शर्ट बाहर निकाल रखी है, इसी से नहीं कराओगे? कराओगे ना इलेक्ट्रिशियन को। इसका मतलब तुमने क्या देखा? तुमने उसकी स्किल देखी, और जिसने उसे सिखाया उसने भी क्या देखा, और उसने किस में उसे अपग्रेड किया? उसकी स्किल में, कि भाई तुझे इलेक्ट्रिशियन काम आता है, एसी खोलना लगाना, ये सब तुझे काम आता है, भाई ये काम सीख ले, बाकी तेरा गेटअप कैसा, तू बाल कैसे करके आ रहा, तू बोल कैसे, तू दाढ़ी बना रखी, तू चश्मा लगा रखा है, इससे कोई मतलब नहीं ग्राहक को, ग्राहक का एसी चलना चाहिए बस। लेकिन फिर तुमने बुलाया मान लो अर्बन क्लैब वाले से, वो आ रहा अर्बन क्लैब की टी शर्ट पहन के, मास्क लगा के, प्रॉपर पैंट शर्ट भी अंदर है, बेल्ट पहन रखी है, जूते पहन रखे, जूतों में भी उसने वो है ना कवर लगा रखा, आते ना अर्बन क्लैब वाले, हाँ शू कवर लगा रखा है उसने, ताजमहल से लेके आया था मैं, है ना, फेस मास्क भी लगा रखा है, आई कार्ड लगा रखा है, और वो बड़े तहजीब से बात कर रहा है, सर आई एम फ्रॉम अर्बन क्लैब कंपनी, यू हैव द अपॉइंटमेंट फॉर दिस एंड आई एम, कैन आई कम एट दिस टाइम, विल यू बी अवेलेबल एट इन संडे, ऐसे का बात कर रहा है। इसका मतलब वो तुम्हें लग रहा है एसी सही करेगा, नहीं करेगा, ये तो कस्टमर केयर जैसा लग रहा है, पर वो एसी भी सही कर रहा है, इसका मतलब उसकी ट्रेनिंग भी है और उसका डेवलपमेंट भी किया गया ग्राहक से बात करने के लिए। तो आप ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जो दोनों कर लेते हैं, आप उससे ज्यादा इंप्रेस होते हो। आप कहते हो नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन आ 200 रुपए रहा है, अर्बन क्लैब वाला 500 ले रहा है, भाई अर्बन क्लैब वाले को दे दूंगा। तुम्हें लगता है कि वो क्या करते हैं, हाइजीन फॉलो कर रहे हैं, आपके घर में आ रहे हैं तो बाल काटने भी घर आ जाते हैं भैया, है कि नहीं बात समझ में आ रही पुष्पा? तो डेवलपमेंट में क्या लिखूंगा सर, ओवरऑल ग्रोथ, जिसमें क्या इंक्लूड होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक। बोलो समझ गए सर? ट्रेनिंग आप अपनी कंपनी में दे सकते हो, उसे कंपनी के बाहर भी भेज सकते हो, है ना। ट्रेनिंग टाइप करके भैया वहां जाके सीख ले, आईटीआई ज्वाइन कर ले, वहां तो बताएंगे मशीन कैसे खोलते हैं, ये ट्रेनिंग खुद सिखा दो कि देख मैं कर रहा हूं, मेरे साथ सीखता रहे, है ना, राइट। मम्मी ने पकड़ लिया निश्चय को, मम्मी ने बोला मेरे साथ साथ सीख, सब्जी कैसे बनाते हैं, काट भिंडी प्याज, तो देख रहा है मम्मी समझ गया, फिर ये करते हैं, फिर ये करते हैं। चाय बनानी तो सबको आती है, तो कभी ना कभी जिंदगी में सीखी होगी ना, ठीक, कभी ना कभी तो प्रोसेस सीखा होगा ना, दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग। अब चाय बनाने का तुम बाहर भेज दो, होटल मैनेजमेंट करने चले गए, है कि नहीं बात, राइट। तो वो आउट ऑफ द कंपनी क्या होती है, ट्रेनिंग हो जाती है। तो कंपनी ऐसी होती है, कुछ ट्रेनिंग अपने घर में देती है, कुछ ट्रेनिंग बाहर देती है। फिर आता है सर क्या, परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या होता है बताओ, महीने के एंड में या साल के एंड में आपकी पूरी परफॉर्मेंस को कंपेयर करना स्टैंडर्ड से। फॉर एग्जांपल, अगर बोला गया दिवाली सीजन में एक एम्प्लॉय को कि भाई तेरी सेल्स होनी चाहिए कम से कम 1000 यूनिट, 1000 गिफ्ट पैक तुझे बेचने हैं, दिवाली एंड पे कंपेयर किया कि भैया उन्होंने 1000 नहीं 900 बेचे हैं, तो समझो लपेटा जाएगा वो, और उन्होंने 1000 की जगह 1200 बेच दिए, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में उसको गिफ्ट वगैरह मिल सकते हैं, यानी कंपनी तरफ से रिवॉर्ड मिलेगा। समझ गए बंदा? बताओ अगला स्टेप क्या है सर? बिल्कुल सिंपल, कंपनसेशन। इसे आम आदमी, इसे कंपनी की भाषा में पता क्या बोलते हैं, C2C। C2C बोलो क्या होता है, CTC। गलत जवाब, अरे नालायक हो, नशा करके आए हो क्या, इंजेक्शन लगा के आए हो। CTC का मतलब होता है कॉस्ट टू द कंपनी। ये प्रैक्टिकल मैनेजमेंट की टर्म है। भाई तेरा CTC कितना, आजकल को ये नहीं पूछता कि तुम्हारी जॉब लगी है उसमें भाई तेरी सैलरी कितनी है, घंगोर बेइज्जती है सैलरी पूछना। क्या पूछा जाता है, व्हाट इज योर CTC, बस सैलरी पूछना का एक नया शब्द है CTC। तुम्हारी जो CTC, जो कंपनी की CTC होगी वही तुम्हारी सैलरी होगी। हाँ यही होता है अपॉइंटमेंट लेटर में भी। CTC इज 10 लाख रुपीज, 20 लाख रुपीज को आपको हायर करने की कंपनी के लिए CTC आपकी 20 लाख रुपए है, राइट। इसे बोलते हैं कंपनसेशन। ये गलती से 5 हो गया, अरे पुष्पा ये गलती से 5 हो गया, पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, हाँ MRP to PC, तो पहले प्रमोशन लिखेंगे, फिर क्या होगा सर, आपको हायर जॉब के लिए, पोजीशन के लिए आपको बताया जाएगा कि आपकी एफिशिएंसी के हिसाब से आपको प्रमोट किया जाएगा, और फिर आखिरी में आपको क्या पूछोगे, भैया सैलरी कितनी दोगे तो बता दो, अरे भैया सैलरी कितनी दोगे, तो आखिरी में बताएंगे भैया सैलरी तुम्हारी इतनी होगी, तुम्हारा कैश इतना होगा, रिवॉर्ड इतना होगा, तुम्हारा कैश में पैसा इतना जाएगा और नॉन कैश में कितना जाएगा। डायरेक्ट पेमेंट होती है वेजेस, सैलरी, कमीशन, बोनस। इनडायरेक्ट समझ गए, घर मिल गया कंपनी की तरफ से,
छुट्टी भेज दी कंपनी ने, कार मिल गई, प्रोविडेंट फंड, जो तुम पूछ रहे पीपीएफ, तो ये प्रोविडेंट फंड हो गया, ये हो गया इनडायरेक्ट पेमेंट। ये तुम्हारा सीटीसी में लिखा जाएगा, यानी कंपनसेशन के कॉलम में लिखा जाएगा। बोलो समझ गए सर? ठीक है, राइट। ये था आपका क्या सर? बोलना जरा क्या इसका कोड है? MRP टू PC। अभी एक मिनट बता रहा हूं। सबसे डेंजर क्वेश्चन पता है एग्जाम में क्या आया? दुनिया हिल गई दुनिया। क्वेश्चन नंबर 2। अरे उसमें आता है सिलेक्शन में भाई बिना पढ़ी एग्जाम में क्वेश्चन आया, बताओ। हाँ, आंसर क्या होगा? आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट। अरे सर मैन पावर रिक्वायरमेंट मैन पावर रिक्वायरमेंट के अंदर क्या पूछ रहा है वो? एक्चुअल नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड। अरे वर्कलोड कोई बात नहीं, आंसर देख लो। दुल्हन पिताजी घर पे ही है, बुक देखना जरा। सर बुक में रिक्वायर्ड 99% बच्चे गलत करके आए। सीबीएसई ने खुद बोला भैया इस क्वेश्चन में बच्चों ने सही बच्चों ने गलती करी, जिसमें से 90% बच्चे पता क्या लिख के आए? मैन पावर रिक्वायरमेंट। मैन पावर रिक्वायरमेंट के अंदर पूछ रहा है वो। सर आंसर क्या होगा? रिक्वायर्ड है तो क्या लिखना है सर? वर्कलोड। एग्जाम के लिए बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। बच्चों को तो सिर्फ एक शब्द पे क्वेश्चन पूछ लिया और बच्चों को वो शब्द ही समझ में नहीं आया रिक्वायर्ड। तुमने बुक खोल के देखी, तुम्हें बता दिए थे, तुम समझ गए। अगर वो हाईलाइट नहीं करता ना तो यहां तुम्हारे तोते उड़ जाते। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो टफ क्वेश्चंस में से आते हैं। क्वेश्चन 5 बताना। सेम ईयर में दूसरे सेट में आया, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट। नंबर एंड टाइप ऑफ पर्सनल अवेलेबल। अवेलेबल ये वो एक्सपेक्टेड और ये वो टफ क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर हम 5 स्टार, चांद तारे या खतरा बना सकते हैं। हाँ देखो आंसर क्या हुआ सर? वर्क फोर्स अवेलेबल मेरे पास कितने हैं, तो मेरे पास कितनी वर्क फोर्स अवेलेबल है मुझे देखना है। उसके बाद मैं सोचूंगा कि मुझे कितने और लोग चाहिए। वर्क फोर्स एनालिसिस। समझ में आई बात? सातवां बताना। सातवां कोई बात नहीं। ये बच्चे वो क्वेश्चन होते हैं जो बच्चे कहते हैं भैया आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन था। स्टार्टिंग के 4 बोल दो। भाई आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन नहीं है। अरे सर ये वही है, स्टाफिंग के जो स्टेप्स है वही है। बच्चों को लगा जब एग्जाम में आया 2017 में भैया ये तो आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन आ गया, तो हमने पढ़ाई नहीं कभी। वो कह रहा भाई 4 ड्यूटी बता दो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर करता है, जो आपका HR डिपार्टमेंट करता है। वो क्या काम करता है? स्टाफिंग के स्टेप वो लगाता है। जब ढूंढा होगा न्यूज़पेपर में दिया होगा, कौन करेगा ये काम? मुकेश अंबानी करेंगे क्या? जो प्रोडक्शन कर रहा है वो करेगा क्या? मैं फाइनेंस में बैठा हुआ बैलेंस शीट बना रहा हूं, मैं करूंगा क्या काम? ये कौन करेगा? ये कौन करेगा? HR करेगा ये काम। HR कहेगा इस वाले न्यूज़पेपर में निकालो, इस वाले naukri.com पे दो। इंटरव्यू कौन लेगा? अब मैं P&L बैलेंस शीट बना रहा हूं तो मैं इंटरव्यू लूंगा क्या? कौन लेगा इंटरव्यू? HR लेगा। तो HR के क्या काम होते हैं वो तुमसे पूछ लिया। HR के काम क्या है? MRP टू PC ये HR का काम है। सर सारे स्टेप समझाने नहीं कोई भी लिख दो। मान लो 4 नंबर में तो 4 समझा दो। रिक्रूटमेंट सर ऑर्डर में नहीं करना। ऑर्डर में भी कर लो, कोई बात नहीं है ना। यहां तो ड्यूटी लिखी है ना, और तुम तो ऑर्डर में लिख दो, क्या दिक्कत है?
रिक्रूटमेंट, जॉब डिस्क्राइब करना, ट्रेनिंग कराना, है ना, और कंपनसेशन डिसाइड करना, ये तो काम करता है कि नहीं बात। तो जो तो स्टेप्स है तुम्हारे रिक्रूटमेंट का, इंटरव्यू का, सिलेक्शन का, जॉब असाइन करने का, तुम्हारे साथ कंपनसेशन डील करने का, तुम्हें ट्रेनिंग डेवलपमेंट करने का, सीक्वेंस में लिख के आ जाओ, ये एचआर का काम होता है। ये आउट ऑफ कोड क्वेश्चन का हो गया। पूछने का तरीका लगो कि एचआर का बंदा क्या काम करता है। 8 बताओ जल्दी, मजेदार। नेम एंड एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ स्टाफिंग नॉट बीन परफॉर्म्ड। उसके बाद नेम द नेक्स्ट 2 स्टेजेस पार्ट 1 के बाद। पार्ट 1 के स्टेप के बाद तुम्हें क्या करना चाहिए। हाँ जी बताओ। पक्का? हाँ सही। कीवर्ड पता है क्या ये? एम्प्लॉय के दिमाग पे इतना स्ट्रेस है कि वो 2 टेरिटरी नहीं संभाल सकता ओवर टाइम की वजह से। अब एक ही बंदे तुम ओवर टाइम कराओ, 2 टेरिटरी कैसे संभाल लेगा? मैनेजमेंट क्या है, अंडर स्ट्रेस है कि भाई 2 टेरिटरी कैसे संभालें। और इसके क्या है सर, वर्कलोड बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब मैंने कौन सा स्टेप नहीं किया, ये एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट, ये मैंने ठीक से नहीं किया, विच हैज नॉट बीन परफॉर्म। अगर मुझे ओवर टाइम कराना पड़ रहा है, ओवर टाइम क्यों कराना पड़ रहा है? मुझे 26 लोगों की जरूरत है, मैंने 16 रख रखे और आगे जो 10 का काम है उन 16 से करा रहा हूं, तभी तो ओवर टाइम कर रहे हैं वो। जिसकी वजह से क्या दिक्कत आ रही है? सारा स्ट्रेस हो रहा है किसके ऊपर सर? 2 टेरिटरी संभालने का बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है। एक ही बंदा 2 टेरिटरी कैसे संभाल लेगा? इसका मतलब तुम्हें जितना, तुम्हारे पास जितना काम है, तुमने एम्प्लॉय कम रख रखे हैं, अंडर स्टाफ है तुम्हारे यहां। तो देखो लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस कैरी आउट द वर्क लोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स। बताओ वर्क लोड में क्या लिखना होता है? बताओ नंबर एंड टाइप ऑफ पर्सन। और वर्क फोर्स में क्या लिखेंगे? नंबर एंड टाइप ऑफ पर्सन, अवेलेबल और रिक्वायर्ड, है ना, नेसेसरी फॉर, ये लिख दिया आगे बात। फिर कह रहा है जो तुमने पहला स्टेप नहीं लिया उसके अगले 2 स्टेप बता दो जल्दी से। हाँ, रिक्रूटमेंट सेकंड और सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है बताना जरा, बोलो भैया, ये वर्ड मत भूल जाना। सर्चिंग द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय एंड मोटिवेट स्टिमुलेट देम टू अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये लिख दिया हमने, राइट। इसके आगे एग्जांपल लिख सकते हो, रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैन बी डन इन वेब पोर्टल, इन न्यूज़पेपर, इन मैगजीन, इन इंटरनेट, राइट। सिलेक्शन क्या होता है सर? सिलेक्शन का कीवर्ड क्या है? चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द फ्रॉम द पूल ऑफ एप्लीकेंट में से बेस्ट को चुनना, और वही काम मुझे सौंपना जिसके लिए उसे चुना गया है। एंड एक लाइन और लिख देना, सिलेक्शन इज ऑल्सो अ नेगेटिव प्रोसेस। बोलो समझ गए सर? समझ में आ गया स्टाफिंग का प्रोसेस? बहुत सिंपल है, बोलो जल्दी फिर से। MRP टू PC, MRP टू M से दूसरा रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन तीसरा लिखेंगे हम। रिक्रूटमेंट दूसरा स्टेप, तीसरा सिलेक्शन, चौथा प्लेसमेंट, पांचवा छठा प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, अगला है T से ट्रेनिंग, फिर डेवलपमेंट, फिर PC प्रमोशन, C से कंपनसेशन यानी C2C, ठीक है, राइट। तो ये था आपका स्टाफिंग का प्रोसेस। बोलो समझ गए सर? मजा आ गया सर?